नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले मैं आपके सामने में एक डेटा देना चाहता हूं और वो डेटा है एनसीआरबी के डेटा। उस डेटा के आधार पर पहले मैं डेटा समझाता हूं। टोटल डेटा है 1,72,000। अब इस डेटा को मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करता हूं। इस डेटा में जो पुरुषों की संख्या है वो है तकरीबन 1,16,000 और महिलाओं की जो संख्या है वो है तकरीबन 45,000 के आसपास में। इसको और थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं कि इसमें शादीशुदा पुरुषों की संख्या कितनी है और शादीशुदा महिलाओं की संख्या कितनी है। शादीशुदा इस डेटा में यानी 1,16,000 में जो पुरुषों की संख्या है उसमें से 85,000 शादीशुदा पुरुषों की संख्या है और महिलाओं की संख्या तकरीबन 30,000 के आसपास में है। अब इस डेटा में थोड़ा सा एजुकेशन का तड़का लगाते हैं कि एजुकेशन में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। इस डेटा के अंदर में 10वीं तक पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है वो है 1,20,000 और बाकी जो 52,000 के आसपास में है वो 10वीं से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या है इसमें। अब इसको और थोड़ा सा बाइफरकेट करके थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं इस डेटा को स्टेट वाइज। अगर मैं नंबर 1 पे रखूं इस डेटा में जो 1,72,000 है उसमें नंबर 1 पर महाराष्ट्र है तकरीबन 23,000। नंबर 2 पे इसमें तमिलनाडु है तकरीबन 20,000। नंबर 3 में मध्य प्रदेश का नाम आता है जो तकरीबन 16,000 17,000 के बीच में है। नंबर 4 में आ रहा है कर्नाटका जो कि 14,000 और नंबर 5 में है वेस्ट बंगाल जो कि है तकरीबन 13 से 14,000 के बीच में। साथ ही साथ एक मैं केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली जो कि अव्वल पे है 3,131। अगर इस पूरे डेटा को अगर ध्यान से देखें तो शहरी डेटा और ग्रामीण डेटा को अगर मैं तोड़कर अगर आपको बताऊं तो शहरी डेटा इस 1,72,000 में से शहर के क्षेत्र के जो डेटा है वो है तकरीबन 1,08,000 और बाकी जो डिफरेंसेस हैं यानी 1,72,000 में 1,08,000 माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस है वो है तकरीबन आप 64,000। अब इस 64,000 ये ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अब आ जाते हैं कि ये डेटा मैं जो अभी आपको बता रहा था वो डेटा क्या है। इस डेटा का नाम है आत्महत्या यानी कि सुसाइड। समझिए एक साल में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, ये जितने मैंने आपको डेटा बताया ना ये एनसीआरबी के डेटा हैं। एक साल में भारत में 1,72,000 लोगों ने सुसाइड किया यानी आत्महत्या किया। एक आतंकवादी हमला होता है उसके डेटा हैं एक साल में 300 से 1,000 के बीच में कि आतंकवादी हमले में लोगों की मृत्यु होती है। अगर दंगा होता है या मॉब लिंचिंग होता है उसके भी जो आंकड़े हैं वो है तकरीबन 50 से 150 के बीच में। अगर रेप की डेटा की बात करें तो इंडिया में टोटल रेप एक साल में हो रहा है 25,000 से 32,000 के बीच में। लेकिन साथ में एक और डेटा बता देता हूं, कोरोना काल में जो सबसे पिक टाइम था उस समय मरने वालों की संख्या थी 3,30,000। बस एक बार 3,30,000 कोरोना में। लेकिन ये जो डेटा है ना ये हर साल 19-20 के आंकड़े के हिसाब से यानी कि हर साल 2.25 लाख लोग 1.5 से 2 लाख के बीच में हर साल लोग मर रहे हैं सुसाइड करके, आत्महत्या करके। यानी डेली 470 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आज भी कोई ना कोई आदमी मर रहा होगा, सुसाइड कर रहा होगा। और मैं तो इससे डेटा के आधार पर इस मृत्यु को एक आपातकाल की श्रेणी में लाने की कोशिश करूंगा कि इसे एक आपातकाल के तौर पर, इसे एक इमरजेंसी के तौर पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, समाज को, परिवार को और भारत के हर नागरिक को इस डेटा के आधार पर एक्शन लेना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अपने कर्तव्यों के साथ में अपने कार्य क्षमता में बदलाव करना चाहिए, अपने सोच में बदलाव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आत्महत्या होता क्यों है और आजकल ये आत्महत्या बढ़ क्यों गया है। सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वालों की जो संख्या आपको मैंने बताया था 1,16,000 10वीं तक पढ़े लिखे लोगों की, उसके पीछे क्या कारण होंगे जिसकी जबकि पुरुषों की संख्या ज्यादा है। ज्ञान का अभाव, शिक्षा का अभाव, इनकम का,
तीसरा, सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी कि घर का खर्चा तो उसे ही चलाना है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ गया जिसके कारण उसकी इनकम उतनी हो नहीं पा रही होगी, एजुकेशन उतना है नहीं कि जितना वो ले सके, समाज के ताना बाना, परिवार के ताना बाना, आप समझ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप, आज के टाइम में परिवार सबसे बड़ा कारण हो गया है। इस टाइम में तुलना और साथ ही साथ अपेक्षाएं करना, यानी कि अगर मान लीजिए मैं अपने बच्चे को, मेरा कोई बेटा है, लड़के का मतलब ये नहीं होता है ना कि लड़के में दर्द नहीं होता। बोलते ना, कहावत है ना कि मर्द के सीने में दर्द नहीं, ऐसा नहीं है। मर्द के सीने में भी दर्द होता है, लड़कों के सीने में भी दर्द होता है, लेकिन सामाजिक ढांचा हमारा इस तरह से है ना कि हम अपनी बातों को, लड़के अपनी बातों को ना रख नहीं सकते हैं, ना वो परिवार में रख सकते हैं, ना वो समाज में रख सकते हैं, ना वो कहीं डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अगर ये डिस्कस करते हैं तो उनके पीछे एक ठप्पा लग जाएगा कि वो कमजोर है, क्योंकि वो मर्द नहीं है, और मर्द तो कमजोर होता नहीं है। दूसरा, क्या हमारे सक्सेस के पीछे आज के जो दौर चल रहा है, भाग दौड़ की जो जिंदगी चल रही है, जो विलासिता की दौर है, जो रहन सहन के जो कॉस्टिंग खर्चे हैं, जो रहन सहन में खर्चे हो रहे हैं, जो बोलते नहीं है शहरीकरण आ गया है, उसमें जो बदलाव आया है, क्या पैसा कमाना और पद पाना ही सफलता का एक आधार है? आप किसी को सफल यही मानेंगे कि वो पैसा कमा रहा है या कोई अच्छे पोस्ट पर है तो वो सफल है, जो उसके पास नहीं है ये दोनों तो वो सफल नहीं है। क्या ये आधार सही है? क्या अपेक्षाएं सही हैं उस लड़के की तुलना में, लड़के के लिए या लड़कियों के लिए, किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी इंसान के लिए? और इस डेटा में सबसे बड़ा चीज आपको मैं बताऊं, जो मरने वालों की संख्या है ना, वो 16 से लेके 40 साल की उम्र की ही है। आज जिस तरह से प्राइवेट नौकरी हो रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में जिस प्रकार से टारगेट्स हैं, सेल्स के टारगेट हैं, जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धाएं और जो प्रेशर है नौकरी के अंदर में, उसके कारण आज 35 साल से नीचे के लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है और अकेलापन से वो जूझ रहे हैं। आज के टाइम में लोग समाज के बीच में उठना बैठना बंद कर दिए हैं। कारण क्या है कि उनको ना अकेले रहने की आदत हो गई है। अकेला क्यों? क्योंकि उसको सोचना है कि कल मुझे अपने टारगेट कैसे पूरे करने हैं, कि मुझे अपने जीवन यापन के लिए पैसे कहां से लाने हैं। यानी समाज की ढांचा से लेकर परिवार की ढांचा, अगर मैं दोनों एंगल में बात करूं ना, तो न समाज सही तरीके से अपनी सिचुएशन को और सर्कमस्टांसेस को सुधारने में लगा हुआ है, न परिवार के लोग, क्योंकि तुलना हमेशा कर रहे हैं। कई ऐसे मैटर हैं जिसमें कि इन-लॉज हैं, पति पत्नी का आपसी सहमति का नहीं मिलना, ससुराल वालों का ज्यादा हस्तक्षेप करना भी एक आत्महत्या की तरफ ले जा रहा है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट में ज्यादा उम्मीद अपने बच्चों से कर लेना भी आत्महत्या के लिए। कोटा में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बच्चे रिजल्ट नहीं आने के कारण या उनकी तैयारी सही ढंग से नहीं होने के कारण उनके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा उम्मीद उन बच्चों के ऊपर में है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो बच्चे सुसाइड कर जा रहे हैं। कई तरह के फैमिली में आप देखेंगे फैमिली डिस्प्यूट्स के कारण क्या हो रहा है, या तो इन लॉज के प्रेशर्स हैं या हस्बैंड और वाइफ के आपसी तालमेल सही नहीं होने के कारण भी सुसाइड हो रहे हैं। इनकम की कमी के कारण, अगर इनकम बहुत कम है उसके कारण भी आप देखेंगे कि कर्ज हो गया। खर्चे हमारे रुक नहीं रहे। मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 100 के अंदर में आपको खर्च करने चाहिए, लेकिन भाई ना परिवार साथ दे रहा है, लड़का बोल नहीं पा रहा है, ना समाज समझ पा रहा है। क्योंकि अगर समाज के सामने में अगर गिर के जाएगा, कम इनकम वाला दिखेगा तो क्या होगा, उसकी बेइज्जती होगी, वो हारा हुआ समझा जाएगा। जिसका परिणाम क्या हो रहा है, वो कर्जे में लेकर सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। परिणाम क्या हो रहा है, वो कर्ज के दलदल में फंसते जा रहा है। इस कारण भी सुसाइड हो रहे हैं। कुछ लड़के लड़की के आपसी संबंध और मनमुटाव के कारण भी हो रहे हैं। तो ओवरऑल, और कैरियर तो मैंने पहले आपको बताया कि कैरियर भी इसके पीछे कारण है। ओवरऑल देखा जाए तो ये सिर्फ परिवार और समाज के बीच के द्वारा जो उपजा हुआ बीमारी है, ये उसका नतीजा है, परिणाम है। ये मानसिक बीमारी है। आत्महत्या एक मानसिक बीमारी है। इसको तो राष्ट्र बीमारी का घोषणा कर देना चाहिए। आप कैंसर, एड्स, कई तरह की ऐसी बीमारी है जिसको लेकर तो बहुत जागरूकता है, लेकिन इसके प्रति क्या जागरूकता है? इसमें जिम्मेदारी परिवार से शुरू हो रही है, समाज, और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं मीडिया वालों का। लोग बोलेंगे कि ये मैं सबसे ज्यादा मीडिया को घेरता हूं। मैं मीडिया को इसलिए घेर रहा हूं
पहले के टाइम में आपको याद होगा कि जब कोई एक किसान कर्ज के बोझ के चक्कर में सुसाइड करता था तो टीवी में ना आ जाता था कि आज विदर्भ के किसान ने, आज राजस्थान के किसान ने, आज महाराष्ट्र के किसान ने, आज कर्नाटका में इस किसान ने फांसी लगाकर मृत्यु कर ली, वो जहर खा के उसने आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया। इससे सरकार के ऊपर में एक प्रेशर पड़ता था कि भैया आपकी रणनीति, आपकी जो आर्थिक नीति है, आपकी जो कार्यशैली है, उससे एक जो किसान है, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, वो क्यों नहीं फैसिलिटेट हो पा रहा है। इस दबाव के कारण सरकार को निर्णय लेना पड़ता था उन गरीबों के लिए। लेकिन जो मीडिया वाले हैं आजकल, ये मीडिया वाले जो ये न्यूज दिखाना बंद कर दिए हैं। आज अगर कोई हमला हो जाए, युद्ध हो जाए, आज अगर कोई आतंकवादी हमला हो जाए, आज कोई दंगा हो जाए, तो 24 घंटे तक लगातार वही चलेगा। लेकिन ये 1,72,000 लोग हर साल मर रहे हैं, इसके ऊपर में टीवी में पूरे 365 दिन में बताइए कि एक भी डिबेट हुआ हो, एक भी डिबेट बता दीजिए इसको लेकर हुआ हो। क्या ये आंकड़ा कम है? दूसरी जिम्मेदारी मैं सरकार की भी इसमें देता हूं कि आप 1,72,000 मर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कई व्यवस्थाएं जरूर की हैं, लेकिन आप इसको युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी क्यों नहीं है? जिस प्रकार से कोरोना काल में इसकी तैयारी हुई थी, उसी तरह से इस आंकड़े को कम करने के लिए क्या एक्शन लिए गए? क्या हर ब्लॉक लेवल पर मानसिक एक्सपर्ट यानी मेंटल एक्सपर्ट की स्थापना नहीं होनी चाहिए? उनको नियुक्त नहीं कर देना चाहिए कि जिसको भी किसी भी तरह की परेशानी हो तो बेझिझक आकर ना आप ना डिस्कस करें अपनी परेशानियों को? क्या उनको एक सर्वे के तौर पर, जिस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान के तौर पे आप लोगों ने बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री, बड़े बड़े नामी गिरामी हस्तियों को आपने अपॉइंट किया था, सुसाइड की रोकथाम के लिए आप लोग क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं? ताकि लोगों के अंदर में जागरूकता फैले, टीवी के माध्यम से, एड के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ ब्लॉक लेवल के माध्यम से आप क्यों नहीं इसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं? अगर मैं कानून की बात करूं तो आज के टाइम में था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में बना है, जिसमें 115 धारा के अंतर्गत में इसमें जो सजा का प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति अगर जो बीएनएस के आईपीसी के थ्रू, जो आईपीसी में जो सजा का प्रावधान था कि अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको सजा मिलेगा, इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत में उसे रोक दिया गया है। एफआईआर तो दर्ज होंगे, लेकिन उसमें सजा नहीं बल्कि उसको एक क्लिनिकल हेल्प दिया जाएगा, यानी उसको मानसिक रोगी मानते हुए उसे क्लिनिकल हेल्प दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है, इसमें जो आईपीसी की धारा 306 है और अगर बीएनएस की धारा में अगर आपको 226 की अगर मैं आपको बात करूं तो बीएनएस की धारा 226 और आईपीसी की 306 दोनों सुसाइड के लिए, उकसाने के लिए है, जिसमें 10 वर्ष का सजा है। मैं बोलता हूं कि आज के टाइम में सरकार को और कानून को इस धारा के ऊपर में मर्डर से ज्यादा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मर्डर की भी अगर आंकड़ा को देखा जाए ना तो ये सुसाइड के आंकड़ा से ज्यादा है। मर्डर ज्यादा हो रहे हैं आज के टाइम में, नहीं, आज के टाइम में सुसाइड ज्यादा हो रहे हैं। इस सवाल है कि सबसे ज्यादा अगर आंकड़ा है तो सुसाइड का है, रोड एक्सीडेंट का है, उसके बाद ये मर्डर का आता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस सुसाइड के लिए? रोड एक्सीडेंट का तो चलिए वो अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन इस सुसाइड के लिए क्या हो रहा है? तो हर एक की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति अगर हार रहा है ना, उसको दबाने की जरूरत नहीं। हर एक का अपना जीवन है, एक परिवार बिखर जाता है, समाज से एक व्यक्ति निकल जाता है, एक जीवन समाप्त हो जा रहा है। तो आप अपने मानसिक संतुष्टि के लिए किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी को डिमोरलाइज ना करें, किसी को मेंटल स्ट्रेस तक ना पहुंचा दें। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा, जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी जगह एक मेंटल हेल्थ के नाम पर छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा वो दबाव में है, जिस तरह से सिक लीव होता है, उसी तरह से मेंटल लीव की भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि मानसिक तौर पे वो टॉर्चर इतना हो गया है ना अपने टारगेट को लेके, अपने प्रेशर्स को लेके, कि उसको ना दिमागी रूप से वो मतलब हिल चुका है, तो उसके लिए वो छुट्टी ले सके। साथ ही साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की ट्रेनिंग का व्यवस्था होना चाहिए। बच्चों के पाठ्यक्रम में मेंटल हेल्थ को लेकर भी एक पाठ्यक्रम में एक सब्जेक्ट डालना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एक तरह की बीमारी है और इसे हमें कैसे इससे पार पाना चाहिए, हमें अपने आप को कैसे बोल्ड रखना है। इस तरह की अगर बीमारी होती है तो हमें अपने आप को कैसे इससे निकालना चाहिए।
और किसी और की कैसे सहायता करनी चाहिए। बोलने के लिए तो बहुत है इस वीडियोस के अंदर में, लेकिन समय कम, मेरे डेटा कम है, फिर भी मैं यही बोलूंगा, सबसे आग्रह है, हर परिवार के लोगों से आग्रह है, समाज के लोगों से आग्रह है, उन कंपनी वालों के से आग्रह है, उन नेताओं से आग्रह है, हर उस व्यक्ति से आग्रह है, इन लॉज से आग्रह है, उन महिलाओं से भी आग्रह है और उन पुरुषों से भी आग्रह है, एक दूसरे को डिप्रेशन में ना डालें, हर एक को हेल्प करें। अगर कोई मानसिक रूप से कमजोर है तो उसकी सहायता करें, नहीं तो ये आंकड़ा बढ़ते चला जाएगा। प्रतिस्पर्धा की कोई जरूरत नहीं है, कोई महंगा लाइफ स्टाइल जीने की जरूरत नहीं है, बस जीना जरूरी है। अब पहले जिए, उसके बाद ना कैसे जिए उस पर सोचे, पहले जिए। इसी बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि भारत में सुसाइड के आंकड़े कम होंगे, सरकार भी इस पर कदम उठाएगी, समाज भी कदम उठाएगी और परिवार भी उठाएगी। नमस्कार दोस्तों।